हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो अपना एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक बॉन्ड पैरामीटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड पैरामीटर्स में मैं आपको बॉन्ड एनर्जी पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको बॉन्ड एंगल कंप्लीट करा चुकी हूँ। बिल्कुल मैंने बॉन्ड एंगल निकालने के, बॉन्ड एनर्जी निकालने के रामवाड़ जो थे, पेनिशिया जो था, वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर देखो और फटाफट से रामवाड़ अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलिए जी, तो ऐसे आज में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बॉन्ड लेंथ निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बॉन्ड लेंथ निकालना सिखाऊंगी किस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर की थ्योरी पढ़, इस इंस्टीट्यूट की थ्योरी पढ़, मॉड्यूल्स पढ़, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा, मैं ओनली 3 फैक्टर कराऊंगी। 3 फैक्टर में आपका पूरा बॉन्ड लेंथ कवर हो जाएगा। कहीं से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, जिपमर का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपको बस इस वीडियो को देखना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक बटन, फटाफट से एक लाइक बटन दबा दो, शेयर कर दो इस लेक्चर को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। जल्दी जल्दी से 10K करा दो। क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन आता है, बॉन्ड लेंथ होती क्या है, बॉन्ड लेंथ को निकालते कैसे। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी मॉड्यूल पढ़ने की, एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और सब एनसीईआरटी इसमें कवर है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें कभी भी थ्योरी नहीं पूछी जाती, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर है ना? उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसलिए सिर्फ 3 फैक्टर पढ़ेंगे और पूरी बॉन्ड लेंथ को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, लेकिन ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। कोई मुझे बताएगा बॉन्ड लेंथ क्या होती है? क्या एक एटम, मान लो एक एटम ए है एंड फॉर सपोज एक एटम ए है एंड एक एटम बी है, तो क्या इन दोनों की डिस्टेंस ही बॉन्ड लेंथ होती है? क्या होती है बॉन्ड लेंथ? जल्दी बताओ। आता है किसी को? नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है, मान लो सपोज करो एक एटम ये है जिसको मैंने ए नाम दिया, एक एटम बी है, एक एटम बी है, ठीक है। तो इन दोनों की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ नहीं बोलते हैं। हम लोग अब तक मिस्टेक करते हुए आए हैं, तो आप अपनी मिस्टेक को आप लोग करेक्ट कर लो। बॉन्ड लेंथ हम किसको बोलते हैं? इस एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इस एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। बी एटम है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। तो ए और बी एटम की न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ जी। किसको बोलते हैं? फिर से सुनो। फॉर सपोज एक ए एटम है और एक बी एटम है। आप एटम तो जानते हो ना, एटम, आइंस, मॉलिक्यूल। अगर नहीं जानते हो तो जाओ पीरियोडिक टेबल देखो मेरा फटाफट से, ठीक है। देखो, एक ए एटम है और एक बी एटम है। अब एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ओके, तो ए एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। बी एटम के अंदर भी क्या है? न्यूक्लियस। तो ए और बी एटम के न्यूक्लियस से, मतलब ए के न्यूक्लियस से बी के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो यही मैंने बताया हुआ है, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ सिंगल कोवेलेंटली 2 एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। फॉर सपोज करो, देखो देखो देखो, इस पे देखो, फोकस हो जाओ। एक एटम बी है, एक एटम ए है। एक एटम ए है और एक एटम क्या है? बी है। तो इस एटम, ए एटम एंड बी एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? तो कैसे डिफाइन करेंगे? अब आप लोग मुझे बताओ, हम क्या ले रहे हैं? ये जो पूरा एटम है इसकी हाफ डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हाफ डिस्टेंस का मतलब रेडियस नहीं हो गया? हो गया ना रेडियस। तो यही है कि मतलब 2 एटम के बीच में जो न्यूक्लियस, मतलब इंटर न्यूक्लियर
डिस्टेंस जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए एटम की रेडियस एंड बी एटम की रेडियस का अगर हम सम कर लेंगे तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। क्लियर है, क्या आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। अब इसमें भी फंडा है कुछ, क्लियर है। अगर अब यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले आप लोग मुझे ये बताओ, सभी जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, डोंट बी पैनिक। आप फटाफट से जाओ मेरा पीरियोडिक टेबल लेक्चर देखो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीप में जाकर मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लियर है, मैं यहाँ पर ओवरव्यू बता देती हूँ। EN का मतलब क्या होता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अगर EN 0 है तो बॉन्ड लेंथ हम कॉमनली निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी किस किस के बीच की, A एंड B एटम के बीच की। क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर EN इक्वल नहीं है तो कैसे बॉन्ड लेंथ निकालोगे? तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN, EN का डेल्टा डिफरेंस। क्लियर है। तो ये कब लगाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपकी EN 0 है, EN 0 कब होगी, जब आपका सेम एटम दिया हो, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ पूछी हो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ पूछी हो, मतलब अगर दो एटम सेम है। तो अगर जब दो एटम सेम होते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी क्या होती है, 0 होती है। तो उसमें तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे बॉन्ड लेंथ RA प्लस RB करके। लेकिन मान लो अब क्वेश्चन आ जाता है, एक एटम दे दिया आपको कार्बन और एक एटम आपको दे दिया नाइट्रोजन। अब आपसे पूछ रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बताओ। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। ये किसने दिया था, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन एंड शोमाकर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन एंड शोमाकर इक्वेशन। चलिए फिर से रिवाइज करें एक बार। चलिए जी, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एक मान लो एक A एटम है, एक B एटम। इस A एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है, इस B एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है ना, है ना। चलिए, तो इन दोनों एटम में अगर एटम की लेंथ नहीं लेते हैं, इन एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर जिसकी EN 0 है, फॉर एग्जांपल सेम दे दिया, कार्बन और कार्बन के बीच में बताओ, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बताओ, मतलब सेम एटम दे दिए, तो उसमें तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे, दोनों की रेडियस निकालो और उसका क्या कर दो, सम कर दो। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, लेकिन मान लो अगर आपको दे दिया है कोई एटम, कार्बन और नाइट्रोजन दे दिया है, कार्बन और ऑक्सीजन दे दिया है, तो कैसे आप उसकी बॉन्ड लेंथ निकालोगे? तो उसका एक फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, कोई आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। और EN क्या है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। जिसकी EN ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जिसकी टेंडेंसी कम होगी वो कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? फटाफट से कम ऑन एवरीबॉडी, फुल एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए अब मेन बात करते हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, सिर्फ 3 फैक्टर पढ़ेंगे, हमारी बॉन्ड लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। अब तक हमने पढ़ा कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और अगर आपको सिर्फ आपको क्या दे दिया है, उसकी डिस्टेंस दे दी है, रेडियस दे दी है, तो आप निकाल लोगे। क्लियर है। सुनो, अगर डायामीटर दिया है आपको, ठीक है, और आपसे पूछी हुई है बॉन्ड लेंथ, तो कैसे निकालोगे? रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है, तो आपको जो डायामीटर दिया होगा उसमें से हाफ कर देना, आपकी रेडियस आ जाएगी। क्लियर है, ये भी बता रही हूँ, बहुत छोटा पॉइंट है ये, मैं अपने लेक्चर में हर एक छोटा पॉइंट क्लियर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा बिल्कुल बेसिक है, जिसको कुछ भी नहीं आता, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस छोटे छोटे वर्ड्स में, तो मैं वो वर्ड्स भी अपने लेक्चर के अंदर लेती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बस लेक्चर देखो, अपने नोट्स बनाओ और
कहीं से भी क्वेश्चन करो, थ्योरी सिर्फ मेरी पढ़नी है, क्वेश्चन आप कहीं से भी करो, किसी भी मॉड्यूल के करो, एनसीईआरटी करो, बुक्स लगाओ, कोई भी लगाओ। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन निकालने की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ के 3 फैक्टर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टू बॉन्ड लेंथ। पहला आता है साइज ऑफ एटम। क्या आता है? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हर क्लास में लेते हैं। मेरे पास मान लो ये एक पेन है और ये सर्कल फॉर इमेजिन यार, सर्कल इमेजिन कर लो, ये सर्कल है और ये क्या है? लेंथ। तो मुझे ये बताओ किसका साइज बड़ा है, किसका साइज की बात हो रही है, नॉट इंक्लूड वेट। वेट से मत देखना, मेरे पास कोई छोटी चीज़ नहीं है। चलो इसको ले लेती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। इसका साइज छोटा है या फिर इसका साइज छोटा है? किसका साइज छोटा है? दिख रहा है? पेन का साइज बड़ा है और ये जो ब्रासलेट है इसका साइज क्या है? छोटा है। अब आप लोग मुझे बताओ, इसमें जो एटम है वो एक एटम इधर है और एक एटम इधर है, तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी? ज़्यादा नहीं होगी इसकी डिस्टेंस? एक एटम इधर है और एक एटम इधर है। अब इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसकी बात कर लेते हैं। एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो इसकी डिस्टेंस एज कंपेयर टू पेन कम नहीं है? कम है ना? क्लियर। तो किसका साइज बड़ा है? दिस वन। इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। तो अगर इसका साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बड़ी होगी। और अगर इसका साइज छोटा है तो दिख नहीं रहा आपको? दिखने में लग रहा है यार इसकी साइज मतलब पास है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में तो छोटी है ना? इसके कंपैरिजन में तो क्या है? छोटी है। तो जिसका साइज बड़ा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? बड़ी होती है। जिसका साइज बड़ा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है HF, HCl, HBr एंड HI। आपको 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। अब आप मुझे क्वेश्चन में देखो, फोकस हो जाओ। हाइड्रोजन तो सेम है ना? चारों में हाइड्रोजन क्या है? बिल्कुल सेम है। क्या चेंज हो रहा है? FCl, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप, क्या हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं? बिल्कुल ग्रुप में नीचे आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो ऑलवेज साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता था साइज? बता दोगे क्या? बता दो फटाफट से, क्यों बढ़ता था साइज? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब ग्रुप और पीरियड तो जानते हो ना? नहीं जानते हो तो जाओ यार पीरियोडिक टेबल देखो, ठीक है। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? अभी बताया, जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी, जिसका साइज छोटा उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम, जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी, जिसका साइज कम उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एनाइन का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, चाहे एनाइन का साइज बढ़े चाहे कैटाइन का साइज बढ़े। ऑलवेज जब भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऑलवेज साइज बढ़ रहा है, तो ऑलवेज बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो पहला फैक्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, अब आप लोगों को साइज निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो लेक्चर्स देखो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स देखो, सब बताया हुआ है मैंने। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं उस टॉपिक को लेकर तो नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बॉन्ड लेंथ की, तो मैं यहाँ सिर्फ बॉन्ड लेंथ की बात करूँगी। क्लियर है? फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो जाओ पीरियोडिक टेबल देखो, वहाँ पर एटॉमिक साइज, EN सब बिल्कुल फाइन तरीके से समझाया है। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज हमारा कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर है? चलिए जी, अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। अब आप लोग में से मुझे कोई बताएगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बताएगा कोई? मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब आपको मैंने बॉन्ड लेंथ कराई थी, बता दो फटाफट से।
चलिए, बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. दिस वन, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ठीक है. इसको एक एटम मानना है और इसको एक एटम मानना है. तो ए एंड बी एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे. ए एटम ये है, बी एटम ये है, कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, एक हो गया. ये लीजिए आ गया. ए एटम बी एटम कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं दो एटम के बीच में, मैम हमें तो दो बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, फटाफट से बता दो. दो बॉन्ड ऑर्डर हो गया. चलिए जी, अब बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, जल्दी बताओ, 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से बताओ. ए एटम बी एटम कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, मैं तो दिखा भी रही हूँ आपको, देखो अब तो बता दो कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3. तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया. तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है. अगर एक बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, उसके ऊपर से एक और बॉन्ड आ गया, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, उसके ऊपर से एक और बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी. तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है. क्लियर है. चलो, फॉर एग्जाम्पल, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. अब आप लोग मुझे बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जल्दी बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. बताइए. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर ट्रिपल बॉन्ड है. तो जब सिंगल बॉन्ड है तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया. दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया. कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया. अभी बताया जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है. क्लियर है. चलिए जी, तो 2 फैक्टर में कंप्लीट करा चुकी हूँ, लास्ट पर आ गए हम. फटाफट से, पहला फैक्टर क्या था, एटॉमिक साइज. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी. जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी. क्लियर है. तीसरा फैक्टर है परसेंट ऑफ एस करेक्टर. जैसे जैसे परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है. जैसे जैसे परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है. पूछोगे ऐसा क्यों, पूछोगे ना. चलिए, परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ रहा है मतलब एस क्लोज नहीं आ रहा न्यूक्लियस के. एस जो सबशेल होती है वो न्यूक्लियस के क्लोज होती है ना. एस जो सबशेल होती है वो न्यूक्लियस के क्लोज हो रही है. तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है मतलब एस पास नहीं आता जा रहा न्यूक्लियस के. फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है, देखो फोकस हो जाओ, ये न्यूक्लियस है, ये एस सबशेल है. तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जा रहा है मतलब पास आता जा रहा है न्यूक्लियस के. तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम नहीं होती जाएगी. जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम नहीं होती जाएगी, बिल्कुल होती जाएगी. इसलिए जब परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है. जब परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है. क्लियर है. चलिए, तो यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब आप लोग मुझे बताओ इसको फटाफट से क्वेश्चन करके. इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3. हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं है ये, जाओ केमिकल बॉन्डिंग देखो, इसमें बताया है मैंने. इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2. और इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp. निकाल तो पा रहे हो ना अब तुम, जो जिन स्टूडेंट्स से मेरे लेक्चर्स देखे वो तो निकाल पा रहे हो ना, बस उतना काफ़ी है. तो जब sp है तो यहाँ पर परसेंट ऑफ एस करेक्टर कितना है, 50%. यहाँ पर परसेंट ऑफ एस करेक्टर कितना है, 33.33%. कैसे आया देखो हाइब्रिडाइजेशन जाकर, इधर कितना है 25%. तो जैसे जैसे परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है. क्लियर है. बस 3 फैक्टर थे, इधर से क्वेश्चन आएगा, लगाया ना. पहला फैक्टर या तो साइज को डिफ्रेंशिएट कर देगा वो, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी,
सेकंड फैक्टर था बॉन्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। थर्ड आता है परसेंट ऑफ एस करेक्टर। अगर परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ रहा है मतलब एस न्यूक्लियस के पास नहीं आता जा रहा। अगर एस न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है इसका मतलब उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इसमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो और अपने नंबर लेकर आओ। क्लियर है। आगे हम फिजिकल केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे वहाँ टोटली न्यूमेरिकल होते हैं, वहाँ टोटली आपको फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखते ही क्वेश्चन लगा सकते हो। क्लियर है। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। बॉन्ड लेंथ का अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब तक डाउट था, कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर ही एंड करते हैं। क्लियर है। अब आप मुझे कमेंट करना आपको किसकी वीडियो चाहिए, मैं लेकर आऊँगी फटाफट से। क्लियर है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, नंबर मेंशन किया हुआ है मैंने स्क्रीन पर। अगर कोई बच्चा को डाउट है या फिर कोई बच्चा बोलता है कि मैम हम आपसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आप इस पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अवेलेबल है, आप मुझसे पर्सनली भी आप पढ़ सकते हो। ओके, थ्रू अ वीडियो कॉलिंग, थ्रू ऑनलाइन साइट्स के थ्रू। क्लियर है। तो आप इस जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।